तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो एम्स बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन की सीरीज नंबर 12 बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट नीड बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए। इसके पहले के वीडियोस अगर देखने हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन के ऊपर प्लेलिस्ट आ रही है, क्लिक करिएगा, पीछे के सभी वीडियो आप देख लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आइए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए, जैसे हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल प्रेसिपिटेट्स आउट। तो ये कह रहा है जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो रही होती है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस जो हम फॉलो कर रहे होते हैं, तो चिल्ड एथेनॉल मतलब एकदम ठंडा इथेनॉल जब हम डालते हैं तो क्या प्रेसिपिटेट आउट होता है? पॉलीसेकेराइड, आरएनए, डीएनए की हिस्टोन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है इथेनॉल डालने से डीएनए प्रेसिपिटेट आउट कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? इथेनॉल, देखिए इथेनॉल जब डीएनए में पड़ता है, देखिए डीएनए होता है पोलर, ठीक है। और ये पोलर क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर हाईली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट रहते हैं। तो जब इथेनॉल के पॉजिटिव आयंस इससे मिलते हैं तो आयनिक बॉन्ड बनाने लगते हैं, स्टेबल आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ये जब स्टेबल आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तो उसकी वजह से डीएनए क्लम्प करने लगता है। क्लम्प करने की वजह से वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि डीएनए में जो पोलर चार्जेस हैं, जो फॉस्फेट ग्रुप की वजह से हैं, तो इथेनॉल ऐड होने से कुछ पॉजिटिव आयंस मिलकर स्टेबल आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, इससे डीएनए क्लम्प करके एग्रीगेट आउट हो जाता है या प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। तो ये है इसका सही आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है? मैच करना है लिस्ट 1 को और लिस्ट 2 को, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं तो हम सीधे मैच करके आपको समझाते हैं। अब सामने वाले आंसर गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपको सीधे समझाऊंगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए लिखा हुआ है कोहेजन, एडहेशन, सरफेस टेंशन और गटेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, कोहेजन। कोहेजन मतलब होता है म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स। को मतलब होता है साथ में, सेम, ठीक है। तो सेम का मतलब ये हो गया कि सेम वाले मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसे कहते हैं कोहेजन। ओके। सेकेंड चीज होती है एडहेशन, ये डिफरेंट में होता है जब दूसरी चीज से अट्रैक्ट करें। तो इसका सही आंसर ये वाला है, अट्रैक्शन टुवर्ड पोलर सर्फेस, मतलब दूसरे सरफेस की तरफ जा रहा है, आपस में नहीं हो रहा है। जब आपस में होगा तो कोहेजन होगा, और जब दो के बीच में होगा तो वो एडहेशन होगा। फिर आता है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? अट्रैक्शन बढ़ जाता है लिक्विड फेज में, तो इसका सही आंसर ये है। फिर क्या होता है? गटेशन। गटेशन आपको पता है ये होगा वाटर लॉस इन लिक्विड फेज। आपको पता है कि जब प्लांट में रूट प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पानी की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, तो लीफ के ऊपर क्या होता है? लीफ के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म से पानी जो है स्क्वीज आउट होने लगता है। और ये कहाँ से होता है? जो स्किन, जो स्मॉल पोर्स होते हैं लीफ में, जिसको कहते हैं हाइडाथोड्स। क्या कहते हैं? हाइडाथोड्स। तो इन हाइडाथोड्स से स्मॉल पोर्स जो होते हैं लीफ के ऊपर, इससे पानी निकलना शुरू हो जाता है। ये जो प्रोसेस होता है पानी निकलना, इसे कहते हैं गटेशन। तो एक्स्ट्रा वाटर निकलने लगता है, इसे कहते हैं गटेशन। तो कोहेजन मतलब आपस में, एडहेशन मतलब दूसरे से, सरफेस टेंशन तो अलग चीज हो गई, और गटेशन मतलब लीफ से वाटर ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं वाया हाइड्रोथोड से होते हुए स्मॉल पोर्स ऑन द लीफ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट। क्या कह रहा है? द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट मतलब कि जब लाइट पड़ती है प्लांट्स के ऊपर फोटो पीरियोडिज्म की तरह, तो कहाँ पे आके वो साइट ऑफ परसेप्शन होता है जहां से रिसीव करता है प्लांट? फोटो पीरियोडिज्म में, लीफ पे, शूट अपेक्स पे, स्टेम पे, कि एक्सिलरी बर्ड पे? ठीक है, तो इसका सही आंसर है लीफ। तो लीफ पे साइट ऑफ परसेप्शन होता है लाइट का प्लांट्स में ड्यूरिंग फोटो पीरियोडिज्म। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स। तो किसकी बात हो रही है? पहली बात तो हो रही है प्लांट हार्मोन की, और क्या डिस्ट्रॉय कर रहा है? वीड्स, ठीक है। तो वीड्स क्या होते हैं? एक्स्ट्रा प्लांट जो होते हैं। तो इस पे 4 ऑप्शन दिया है, आईबीए, IAA, NAA और 2,4-D। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर, वो प्लांट हार्मोन जो वीड डिस्ट्रॉय करता है उसका नाम है 2,4-D। 2,4-D क्या होता है? 2,4-D होता है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड। डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। आईबीए क्या होता है? आईबीए होता है इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, है ना, इंडोल
ब्यूट्रिक एसिड होता है इंडोल 3 ब्यूट्रिक एसिड, और IA क्या होता है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ओके, तो जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। तो मतलब IB हो गया इंडोल 3 ब्यूट्रिक एसिड, और IA हो गया इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये दोनों ही ऑक्सीजन कैटेगरी में आते हैं, तो ज्यादातर ये ग्रोथ में ही प्रमोशन करते हैं। NA होगा नहीं, बचा 2,4-D। 2,4-D है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, और ये हर्बिसाइड और वीडीसाइड्स की तरह यूज होता है। ज्यादातर डाइकॉट वीड्स को ये रिमूव करता है। तो सही आंसर क्या है? 2,4-D, जो कि वीड्स को हटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गे, इसमें से कौन सा एल्गे प्रोड्यूसेस कैराजीन? तो इसमें से कौन सा एल्गे कैराजीन प्रोड्यूस करता है? सही आंसर क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गे, ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे कि रेड एल्गे? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है रेड एल्गे। रेड एल्गे आपका कैराजीन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ब्राउन एल्गे जो होता है एल्जिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो एल्जिन प्रोड्यूस करता है, लेकिन रेड एल्गे आपका कैराजीन प्रोड्यूस करता है, याद रखिएगा। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से आया था, लेकिन मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ। इसे पूछा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, इस चार्ट को कंप्लीट करना है। और एक किस पे बात हो रही है? सेंट्रल डॉगमा पे। तो ये टर्म याद रखिएगा, सेंट्रल डॉगमा भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यूज होता है, जो कि पूरा DNA से रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सारे प्रोसेस को सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। तो कह रहा है DNA से DNA बन रहा है, DNA से मैसेंजर RNA बन रहा है, मैसेंजर RNA से क्या बनेगा? तो इससे बनेगा आपका प्रोटीन। अब बात समझिएगा, DNA से DNA बनेगा सबसे पहले, तो इसे क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। ठीक है, एक स्ट्रैंड DNA का दूसरा स्ट्रैंड बना रहा है, इसे कहते हैं रेप्लिकेशन। DNA से मैसेंजर RNA बनेगा, न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसे क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, फिर मैसेंजर RNA मूव आउट करता है, साइटोप्लाज्म में जाता है, न्यूक्लियस को छोड़ के मैसेंजर RNA से बनाता है प्रोटीन। इस प्रोसेस क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन के बाद क्या बनता है? प्रोटीन। तो इसी कहते हैं सेंट्रल डॉगमा, इस एंटायर चार्ट को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। तो हमने आपको यहाँ एक्सप्लेन किए हैं सारे क्वेश्चन, जैसे आपको पढ़ने में कई आंसर्स भी मिलते हैं और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इसमें से कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते क्या है। अब देखिए, प्लांट क्या करता है? प्लांट कई मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व करता है। ठीक है, और ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो उसके ग्रोथ में और उसके डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसे मॉलिक्यूल्स भी वो प्रोड्यूस करता है जो उसके डायरेक्टली उसके रिप्रोडक्शन में, उसके ग्रोथ में, डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहे थे, लेकिन वो प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे जो होते हैं मेटाबोलाइट्स, वो कहलाते हैं आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जिसका डायरेक्ट रोल नहीं है ग्रोथ में। ठीक है, तो वो क्या हो सकता है? रबर्स या गम, मॉर्फिन या कोडीन, अमीनो एसिड या ग्लूकोज, या विनब्लास्टिन, करक्यूमिन। और इसमें क्वेश्चन के पूछा है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो सही है वो है सी, अमीनो एसिड और ग्लूकोज। इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है प्लांट की ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में, उसके रिप्रोडक्शन में। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं, प्राइमरी है। लेकिन बाकी चीजें जैसे रबर, गम है, मॉर्फिन, कोडीन है, विनब्लास्टिन, करक्यूमिन है, इसका डायरेक्ट रोल नहीं है। तो आप इससे एक और आंसर मिलता है आपको कि रबर, गम जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। मॉर्फिन और कोडीन जैसे कंपाउंड जो ड्रग की तरह यूज होते हैं, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। विनब्लास्टिन, करक्यूमिन ये भी ड्रग की तरह यूज होते हैं, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। तो आपको इससे पता चला सेकेंडरी मेटाबोलाइट ये हैं, और अमीनो एसिड, ग्लूकोज नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्लांट के ग्रोथ में। और जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्लियर? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इकोलॉजी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इन स्पाइट ऑफ, मतलब होने के अलावा, इन स्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, मतलब दो स्पीशीज में कॉम्पिटिशन हो रहा है, एक स्पीशीज ये, एक स्पीशीज ये, दोनों में कॉम्पिटिशन है। इन स्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इन नेचर, विच मैकेनिज्म द कंपीटिंग स्पीशीज माइट हैव इवॉल्व फॉर देयर सर्वाइवल। मतलब एक स्पीशीज ये है, एक स्पीशीज ये है, और दोनों में कॉम्पिटिशन है, लेकिन दोनों साथ में रह रहे हैं, और एक ऐसा मैकेनिज्म बना दिया है कि दोनों सर्वाइव कर सकें। सर्वाइव करने मतलब है को एग्जिस्ट कर रहे हैं, साथ साथ रह रहे हैं ना, को एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे फिनोमिना को क्या कहते हैं? प्रेडेशन कहते हैं, रिसोर्स पार्टीशनिंग, कॉम्पिटिटिव रिलीज, या म्यूचुअलिज्म। तो साथ में रह रहे हैं और काम भी एक ही है, लेकिन अपने आप को मिलजुल कर रह रहे हैं, तो इसको कहते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। ठीक है, इसका एग्जांपल समझिए, जैसे एक ट्रंक है ट्री के। ठीक है, तो ट्री है, इसका ट्रंक है। अब इस पे क्या होता है? इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। तो क्या होता है? बर्ड्स आती हैं और इंसेक्ट्स को खाती हैं।
अब इसमें कई कैटेगरी बर्ड्स बना लेती है, जैसे 2 बर्ड खाती हैं तो कह रही है ये इंसेक्ट हम खाएंगे और दूसरी बर्ड कह रही है दूसरा इंसेक्ट खाएंगे। अब ये आपस में डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन आपस में इन्होंने रिसोर्स जो है उसको पार्टीशन कर लिया। ये बर्ड सिर्फ इसी इंसेक्ट को खा रही है और ये बर्ड इसी इंसेक्ट को खा रही है, तो अपने रिसोर्स को पार्टीशन कर लिया। अगर सब एक दूसरे खाने लगती तो प्रॉब्लम होती। तो रिसोर्स जो था, ये जो इंसेक्ट का रिसोर्स था, बर्ड्स ने आपस में डिवाइड कर लिया और साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जबकि दोनों ही इंसेक्ट खा सकते हैं। तो ये को एग्जिस्टेंस का फिनोमेना रिसोर्स पार्टीशनिंग कहलाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन। पीसीआर आपको पता है, पहले डीनेचुरेशन होता है, फिर एनीलिंग होता है, फिर एक्सटेंशन होता है। टेम्परेचर भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं कई क्वेश्चन एक साथ बता रहा हूं आपको, ठीक है, एक ही क्वेश्चन नहीं, कई क्वेश्चन से बता रहा हूं। टेम्परेचर, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन सब आपको पता होना चाहिए, पढ़ लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूं। तो नॉट एन एप्लीकेशन, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से क्या नहीं होता? डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जीन एम्पलीफिकेशन, ये प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन। तो आप समझिए, जीन म्यूटेशन भी स्टडी कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, जीन एम्पलीफिकेशन भी कर सकते हैं। प्रोटीन का मतलब ही नहीं है इसमें, क्योंकि डीएनए से मतलब है, न्यूक्लियोटाइड से मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, प्रोटीन से कोई मतलब नहीं। इसलिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का कोई रोल प्रोटीन में नहीं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन पीसीआर से नहीं कर सकते, उसके लिए आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी पड़ सकती है। आइए देखते हैं मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2। तो यहाँ भी 2 लिस्ट दी हुई है और इसमें सही आंसर ढूंढना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए बी सी डी लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है वैस्कुलर टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, स्क्लेरीड्स और सिंपल टिश्यूज, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अगर हम इसमें मैच कराएं तो पहला ऑप्शन आ रहा है सेल्स विथ एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी। तो ऐसी कौन सी होती हैं? ये होती है मेरिस्टेमेटिक, जिसमें एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, याद रखिएगा। फिर लिखा है टिश्यूज हैविंग सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब सारी सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन में सेम है। तो क्या होते हैं? सिंपल टिश्यू होते हैं, सब कुछ सेम। टिश्यूज हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, मतलब एक ही टिश्यू में अलग अलग टाइप की सेल है, तो वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। और क्या होते हैं? वैस्कुलर टिश्यू। ये होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू और इनको वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। फिर है डेड सेल्स विथ हाईली थिकेंड बॉल्स एंड नैरो ल्यूमेन। तो डेड सेल है, थिकेंड वॉल्स है, इसको कहते हैं स्क्लेरीड्स। इसमें लिग्निफिकेशन हो जाता है, लिग्निन की मात्रा बढ़ी रहती है। तो एक्टिव सेल डिवीजन वाली हो गई आपकी मेरिस्टेमेटिक, सेम सेल्स वाली हो गई सिंपल टिश्यू, डिफरेंट टाइप की हो गई सेल जिसमें टिश्यूज में है, वो हो गया वैस्कुलर टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और डेड सेल वाली इसमें लिग्निन है, वो हो गया स्क्लेरीड्स। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज। तो एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सैक होता है वो कैसा होता है? कितने न्यूक्लियस होते हैं, कितने सेल होते हैं? तो पहले आप इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है एम्ब्रियो सैक का, आपको पता है इस तरीके से बनता है, ठीक है। इसमें ये पार्टीशंस रहते हैं, ओके। तो ये देखिए, ये पार्टीशंस हैं, ठीक है। और यहाँ न्यूक्लियस रहता है, यहाँ एक न्यूक्लियस रहता है, यहाँ एक न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस, और यहाँ एक न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस, और बीच में 2 होते हैं। तो कितने न्यूक्लियस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 तो न्यूक्लियस हो गए। और सेल कितनी हुई? 1 2 3, और ये चौथी सेल, पांचवी, छठी और सातवीं, टोटल 7 सेल। तो 7 सेल हुई और 8 न्यूक्लियस। तो ये ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 न्यूक्लियट एंड 7 सेल। ये इसका सही आंसर है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गे, फिर एल्गे की बात आ रही, कंटेन्स मैनिटॉल एज रिजर्व फूड मटेरियल। तो मैनिटॉल किस एल्गे का रिजर्व फूड मटेरियल होता है? ठीक है, तो पहले तो आपको मैनिटॉल के बारे में पता होना चाहिए। तो मैनिटॉल क्या होता है? मैनिटॉल जो है इसका प्रोडक्शन नॉर्मली ब्राउन एल्गे से होता है। किससे होता है? ब्राउन एल्गे से, ठीक है। तो इसमें ब्राउन एल्गे कौन सा है? यूलोथ्रिक्स, एक्टोकार्पस, ग्रेसिलेरिया, वॉल्वॉक्स। क्या है? यह है एक्टोकार्पस। तो सही आंसर क्या है इसका? एक्टोकार्पस। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है जेनेरा, मतलब जेनेरा बता रहा है लाइक सिलैजिनेला एंड सेल्विनिया। तो सिलैजिनेला सेल्विनिया क्या है? ये दोनों है फर्न्स। और फर्न्स क्या होते हैं? टेरिडोफाइट्स होते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि ये टेरिडोफाइट्स में प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ स्पोर, ये 2 तरीके के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। और इन प्लांट्स को क्या कहते हैं? हेट्रोस्पोरस, होमोस्पोरस, या होमोसोरस, हेट्रोसोरस, या होमोस्पोरस। तो सही आंसर इसका क्या है? 2 टाइप के स्पोर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये फर्न्स होते हैं हेट्रोस्पोरस। अब आप समझ लीजिए इसकी बात को। स्पोर्स हो गए कितने टाइप के? 2 टाइप के। तो 2 मतलब अलग अलग टाइप के हो गए, तो वहां पे हमेशा हेट्रो टर्म लगेगा,
ठीक है, अगर सेम टाइप की होती तो क्या लगता, होमो लगता। तो यहाँ क्या कह रहा है, टू काइंड, तो टू काइंड में वैसे भी हेट्रो हो गया, और सोरस कोई टर्म होता नहीं है तो स्पोरस हो गया। हेट्रो स्पोरस, हेट्रो मतलब दो टाइप का, स्पोर मतलब दो। तो इन फर्न्स में स्लैजिनेला और सेल्विनिया जो कि टेरिडोफाइट्स हैं, ये दो काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और इसलिए हेट्रोस्पोरस ये प्लांट कहलाते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है म्यूटेशन, म्यूटेशन की बात आ रही, इन प्लांट सेल कैन बी इंड्यूस्ड बाय, म्यूटेशन कैसे कर सकते हैं प्लांट सेल में, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, जियाटिन से, काइनेटिन से, इंफ्रारेड रे से, गामा रे से। तो म्यूटेशन करना है तो बड़ा चेंज करना है सेल में, तो ये जियाटिन और काइनेटिन तो हार्मोन्स हैं, तो हार्मोन से तो आप म्यूटेशन नहीं करते, रेस से करते हैं। अब बचा इंफ्रारेड और गामा रेज, तो इनमें से वही रेडिएशन म्यूटेशन कॉज करेगा जो स्ट्रॉन्ग रेज होंगी। तो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन सी है, गामा रेज है। क्यों, आपको पता है कि गामा रेज आपको विबग्योर आपको पता होगा, है ना, और ये रीजन जो होता है ये वीक होता है, और ये रीजन जो है हाई एनर्जी होता है, ठीक है। तो वी की तरफ क्या आता है, अल्ट्रा वायलेट आता है, फिर उसके बाद इधर आते हैं एक्स रेज, फिर आती है गामा रेज। तो जैसे जैसे आप इधर मूव करते हैं तो एनर्जी मूव बढ़ती जाती है, एनर्जी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे रेड की तरफ आप मूव करेंगे एनर्जी घटती जाएगी। तो इंफ्रारेड किस तरफ है, इंफ्रारेड रेड के बाद आता है, तो इंफ्रारेड की एनर्जी कम है और गामा रेज की एनर्जी ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी से म्यूटेशन होगा, तो सही आंसर इसका क्या होगा, गामा रेज। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अब कमेंसलिज्म सुना होगा आपने, म्यूचुअलिज्म सुना होगा, एमेंसलिज्म क्या है। एमेंसलिज्म का ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी, पहले सुनिए, इसका आंसर है बी। एमेंसलिज्म का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो स्पीशीज हैं और जब साथ में रहती हैं तो एक स्पीशीज को तो नुकसान होता है, एक स्पीशीज को नुकसान होता है, नेगेटिव में लिखते हैं, और एक स्पीशीज को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ हो चाहे ना हो। जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का नाम सुना आपने, तो ये जब जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ग्रोथ कराई थी बैक्टीरिया पे, स्टेफिलोकोकस पे, तो उसकी ग्रोथ किल हो गई थी। तो पेनिसिलिन क्या करता है, पेनिसिलिन जब आता है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को खत्म कर देता है, तो बैक्टीरिया क्या हो गया, नुकसान हो गया, नेगेटिव में चले गए, लेकिन पेनिसिलिन कोई फर्क पड़ा नहीं, तो पेनिसिलिन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एमेंसलिज्म इसे कहते हैं, स्पीशीज ए को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, स्पीशीज बी को कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे स्पीशीज ए का नुकसान हो रहा है, मतलब एक का नुकसान हो रहा है और एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसे एमेंसलिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 इन प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन और यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या करता है, ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्राइब करता है। तो इसको याद करने का तरीका जो है आपको हमेशा बताया गया होगा, किस तरीके से याद कीजिए, आर एम टी, और यहां लिखिए 1, और यहां लिखिए 2, और यहां लिखिए 3। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब करता है राइबोसोमल आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब करता है मैसेंजर आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसक्राइब करता है ट्रांसफर आरएनए। तो यहाँ क्या पूछा, आरएनए पॉलीमरेज 3, तो ट्रांसफर आरएनए का टर्म कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ऑप्शन इसका सही होगा सी वाला, सी। ओके क्लियर। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अब यहाँ देखिए फिर से पेयर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम इनको पेयर्स को सॉल्व करेंगे एक एक करके, ठीक है। अब इसमें पूछा है सेलेक्ट द करेक्ट पेयर, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर, करेक्ट पेयर आपको ढूंढना है जिसमें कोई गलत होगा। तो पहला ऑप्शन आ रहा है लूज पेरेन्काइमा सेल रप्चरिंग द एपिडर्मिस एंड फॉर्मिंग अ लेंथ शेप ओपनिंग इन ब्रार। तो लेंथ शेप ओपनिंग आ रही है बार्क में, तो इन्हें क्या कहते हैं, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा कहते हैं, नहीं। लेंथ शेप है तो कहेंगे लेंटिसेल्स, तो पहला ऑप्शन तो गलत है, ठीक है, लेंटिसेल्स जहां से रेस्पिरेशन होता है बार्क में, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल्स इन एपिडर्मिस ऑफ ग्रास लीव्स। तो कलरलेस भी एम्प्टी है एपिडर्मिस में, ग्रास लीव्स, क्या कहते हैं, सब्सिडरी सेल कहते हैं, नहीं, गलत। क्या कहते हैं इन्हें कहते हैं बुली फॉर्म सेल्स, क्या कहते हैं, बुली फॉर्म सेल्स, ठीक है। तो लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल्स इन एपिडर्मिस क्या कहलाती हैं आपकी, बुली फॉर्म सेल्स, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि इन डाइकॉट लीव्स वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय लार्ज थिक वॉल्ड सेल्स। तो वैस्कुलर बंडल सराउंडेड हैं किससे, थिक वॉल्ड सेल्स से। इसको क्या कहते हैं, कंजक्टिव टिश्यू, नहीं, इसको कहते हैं शीथ सेल्स, क्या कहते हैं, शीथ सेल्स, ठीक है। और चौथा है सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज दैट फॉर्म द पार्ट ऑफ कैम्बियल रिंग।
ये होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, तो ये आंसर सही है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज द राइट आंसर। नंबर 18 देखिए, थोड़ा सा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझिएगा पहले। प्लास्मिड है, प्लास्मिड का नाम दिया है BBR322, PST1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट है, और जीन है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है, कॉन्फर्स एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। तो प्लास्मिड है जैसे PST1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, जीन एम्पिसिलिन। अगर कहा इफ दिस एंजाइम इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग अ जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड, तो जीन इंसर्ट कर रहे हैं बीटा गैलेक्टोसाइड की प्रोडक्शन की, तो रिकम्बिनेंट प्लास्मिड कैसा होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि प्लास्मिड में PST1 लगा हुआ है, ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, और इसकी जगह आप लगा दे रहे हैं दूसरी जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज की। तो जैसे ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज की लगेगी तो ये पोर्शन काम करना बंद कर देगा, ठीक है, इस जीन के आते। तो रिजल्ट क्या होना चाहिए इसका, इसका रिजल्ट ऐसा होना चाहिए कि अब इसको काम नहीं करना चाहिए जो ये काम कर रहा था। तो ये काम क्या कर रहा था, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस टू द होस्ट सेल्स। नंबर 19 देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन से डीएनए सीक्वेंस। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात आ रही है, कह रहा है कि डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिक रीजन में, किसके, पॉलीमॉर्फिक के, सैटेलाइट के, रेपिटेटिव के, कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड, किसके में स्पेसिफिक रीजन में डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। इसमें सैटेलाइट डीएनए में आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन सही आंसर इसका क्या, रेपिटेटिव डीएनए में डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो ये एक्सप्रेशन दी हुई है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्सप्रेशन की, NT इक्वल टू N0 ERT, ये इकोलॉजी में इक्वेशन रहती है। अब ये कह रहा है कि ये इसमें E क्या होता है, E, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है एक तरीके से, उसका क्वेश्चन ही नहीं बायोलॉजी का। तो बेस ऑफ ज्योमेट्रिक एल्गोरिथम है कि नंबर एल्गोरिथम है कि एक्सपोनेंशियल है कि नेचुरल है। अब देखिए यहाँ एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है ग्रोथ इक्वेशन, तो ये एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम है। तो सीधा सीधा आंसर इसका एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम। तो फ्रेंड्स हमारे थे आज के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हम आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड करने वाले हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए।